विज्ञान में कक्षा में अध्ययन करेंगे ऊतक टिश्यूज। जब ऊतक की बात करते हैं उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारे शरीर की, जीवों के शरीर की, हमने क्या पाठ्य पढ़ा था मोटी इकाई, जिसे बताया था कोशिका। हमारे शरीर की मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका। और उदाहरण लेते हैं जैसे अमीबा क्या है? एक कोशिक, एक कोशिक यानी एक कोशिका का बना। और इस अमीबा के अंदर सभी क्रियाएं इसी कोशिका में संपन्न होती है। चाहे गति भी इसी कोशिका द्वारा की जाती है, भोजन भी इसी कोशिका द्वारा किया जाता है, पदार्थ का विनिमय इस पदार्थ इसके द्वारा किया जाता है, और गैसों का आदान प्रदान भी इसके द्वारा ही होता है, और उत्सर्जन भी इसी कोशिका के द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी जितनी भी क्रियाएं अमीबा के अंदर इस कोशिका के अंदर संपन्न होती है, क्योंकि कोशिका एक कोशिकीय होता है, एक ही कोशिका होने के कारण सभी क्रियाएं है वो किस में संपन्न होती है? इस कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। अमीबा के शरीर, एक कोशिकीय शरीर के अंदर संपन्न होती है। अब हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ज्यादातर बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जब इनकी हम बात करते हैं तो जीवों में हम बात करते हैं मनुष्य की। जब हम बात की जाती है तो जैसे मानव शरीर के बहुकोशिकीय अर्ध कोशिकाएं होती हैं से मिलकर के बना होता है। अब हम देखते हैं मानव के शरीर में पेशी कोशिकाएं होती हैं। ये क्या हो? पेशी कोशिकाएं कहती हैं सिकुड़ने और फैलने का कार्य करती है। जो पेशी कोशिकाएं होती है शरीर को गति के लिए सहयोग करती है, गति करने के लिए सहयोग करती है। पेशी कोशिकाएं शरीर को गति करने के लिए सहयोग करती है। किसी प्रकार शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाओं का क्या है? संवेदनाओं का ले जाती है, तो संवेदना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। इसी प्रकार रक्त कोशिकाएं क्या होती है? रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य है? रक्त का परिवर्तन, रक्त के अंदर भोज्य पदार्थ, हार्मोन्स और अन्य पोषक पदार्थ मिलकर के एक स्थान से पोषक पदार्थ मिलकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसी प्रकार उत्सर्जन कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है, श्वसन कोशिकाएं श्वसन का कार्य करती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जीव हमारे मानव शरीर में विभिन्न कोशिकाएं होती है, और ये विभिन्न कोशिकाओं का कार्य भी विभिन्न होता है। तो क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि बड़े जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें कोशिकाओं का क्या होता है? श्रम विभाजन। क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। प्रत्येक कोशिकाएं अपना अपना कार्य करती है। ऐसा ही पौधों के अंदर होता है। पौधों में जैसे पौधों में बहुकोशिकीय जीव होते हैं पौधे, इन्हें पौधों में बाहर नलिकाएं होती हैं, वहां नलिकाएं होती हैं जो पोषण, जल, इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। तो जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें कोशिकाएं क्या होती है? श्रम विभाजन होता है। और यदि जैसे पेशी कोशिकाओं को हम रक्त वाली कोशिकाओं में स्थानांतरित कर दें तो ये कार्य नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है? विशेष कोशिकाएं विशेष कार्य करने में ही सक्षम या दक्ष होती है। क्या होती है? विशेष कोशिकाएं होती है, विशेष कोशिकाएं विशेष कार्य करने पर दक्ष होती है। जैसे पेशी कोशिकाओं का कार्य है संकोचन और सिकुड़ना और फैलना। तंत्रिका कोशिकाएं संवेदनाओं को ले जाती है, तो ये
पेशी कोशिका का कार्य नहीं कर सकती और पेशी कोशिकाएं इसका कार्य नहीं कर सकती, यानी कार्य को ये चेंज नहीं कर सकते। इनकी कोशिकाएं विशेष कार्य करने के लिए प्रति दक्ष होती है, इसी कारण वो बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होते हैं। अब हम यह बात करेंगे कि उत्तक क्या है। उत्तक यानी टिश्यू होता क्या है, टिश्यू क्या होते हैं, उत्तक क्या होते हैं। तो उत्तक वह कोशिकाओं का समूह है, वह कोशिकाओं का समूह है जो शरीर में एक निश्चित स्थान पर निश्चित या विशिष्ट कार्य करता है, उसे क्या कहेंगे उत्तक कहते हैं। यानी इनका स्थान होता है फिक्स और ये अपने स्थान पर निश्चित कार्य करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके अलावा ये दूसरा कार्य नहीं कर सकते। तो उत्तक क्या है, कोशिकाओं का वह समूह है जो अपने एक निश्चित स्थान पर विशिष्ट कार्य करते हैं। ऐसा समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे पौधे और जंतु एक ही तरह की उत्तकों से बने होते हैं। पौधे और जंतुओं में एक तरह के उत्तक पाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। क्या पौधे व जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं क्या, ये दुनिया के बने होते हैं या नहीं बने होते हैं। देखो भिन्न भिन्न उत्तक देखते हैं, विभिन्न प्रत्येक उत्तक की भिन्न भिन्न उत्तक की संरचना, भिन्न भिन्न उत्तकों की संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न उत्तकों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। अब हम देखते हैं पौधे और जंतु के बारे में। पौधे और जंतु में उत्तकों में क्या अंतर होता है, कुछ आधार पर हम अंतर देखेंगे। पहले देखते हैं स्थिर गति व स्थिरता क्या है। स्थिर व क्या अंतर है। हम पौधों को देखते हैं, पौधे होते हैं, सभी पौधे स्थिर होते हैं। क्या होते हैं, ये स्थिर होते हैं, इनमें गति नहीं पाई जाती। पौधे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो इनमें ज्यादातर उत्तक होते हैं, उत्तक या कोशिकाएं होती हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ पौधे को सहारा प्रदान करते हैं। ज्यादातर कोशिकाएं होती हैं जो इसको स्थिर रखने में सहयोग प्रदान करती है। इसी कारण ज्यादातर कोशिकाएं स्थिर सहयोग होती है और इनमें ये ज्यादातर कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। मृत कोशिकाएं पाई जाती है पौधों के अंदर, मृत कोशिकाएं होती हैं और ये मृत कोशिकाएं सजीव कोशिका की तरह कार्य करती है। तो ज्यादातर पौधे के अंदर मृत कोशिकाएं पाई जाती है क्योंकि इनका शरीर गति नहीं करता, एक जगह ये स्थिर रहते हैं। इसीलिए सारा प्रदान करने के लिए, स्थिरता को बनाए रखने के लिए ज्यादातर कोशिकाएं होती हैं, इनमें मृत पाई जाती है। उनके ज्यादा मूवमेंट उन कोशिकाओं के अंदर नहीं देखा जाता है। दूसरी ओर हम बात करते हैं जंतु। जंतु में गति होती है। गति होने के कारण कई क्रियाएं होती हैं कि भोजन, गति और अन्य प्रकार की क्रियाओं में, जैसे आश्रय प्रदान करना, आवास,
के लिए ये पौधे क्या करते हैं, जंतु क्या करते हैं, गति करते हैं। वो गति करने के लिए उनमें विशेष अधिक उपयोग किया जाता है। ये सभी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण उनमें क्या होती है, गति होती है, और इसके लिए उनको क्या इसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होने के कारण ज्यादातर कोशिकाएं क्या होती है, इसमें जीवित कोशिकाएं होती है। इनमें पार्थिव कोशिकाओं से बहुत अधिक विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं इनमें पाई जाती है। इसे जीवित कोशिकाएं यानी जीवित ऊतक पाए जाते हैं। इसमें मृत ऊतकों की संख्या कम होती है, जबकि इसमें होती है मृत ऊतक या मृत कोशिकाओं की संख्या ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इनका कार्य दूसरा वृद्धि। अब पौधों की बात करें तो पौधों के अंदर वृद्धि होती है, वायु का वृद्धि होती है, मगर ये वृद्धि एक सीमित होती है, सीमित। इसके बाद में वृद्धि की रुक जाती है, और इसी कारण पौधों में वृद्धि करने वाले भाग या क्षेत्रों की संख्या भी क्या होती है, कम होती है। वृद्धि करने वाले क्षेत्र क्या होते हैं, क्षेत्र कम होते हैं। कुछ क्षेत्रों में, बाकी सभी में स्थायी ऊतक पाए जाते हैं। इसी प्रकार जंतु की हम बात करें तो जंतुओं में की कोशिकाएं निरंतर वृद्धि करती हैं और इसमें वृद्धि अधिक पाई जाती है। पादप की अपेक्षा वृद्धि अधिक होती है, और इसमें ज्यादा अधिक कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती रहती है। अब यदि हम पौधों की बात करें तो सीमित वृद्धि पाई जाती है। इसी कारण पौधों के ऊतकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है वृद्धि करने वाले ऊतक यानी विभज्य ऊतक, विभज्य ऊतक जो ऊतक विभाजित होते रहते हैं। एक होते हैं स्थायी ऊतक, दूसरे पाए जाते हैं स्थायी ऊतक। ये स्थायी ऊतक ज्यादातर मृत होते हैं, स्थायी ऊतक। तो पौधों में सीमित वृद्धि होती है, जिसके कारण वृद्धि के क्षेत्र सीमित होते हैं। इसके कारण इनकी कोशिकाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वृद्धि है विभज्योतक, एक होते हैं स्थायी ऊतक के रूप में कार्य विभाजित है। जबकि ऐसा विभाजन जंतुओं में नहीं होता, यानी ऐसा विभाजन जंतुओं में ये ऐसी कोई सीमा सीमित नहीं होती है। अब यदि हम अंग व अंग तंत्र की बात करें पादप और जंतु में, तो पौधों के अंदर अंग तंत्र या अंग इतने अधिक विकसित होते हैं, कम क्षेत्र होते हैं। जैसे श्वसन के लिए नलिकाएं पाई जाती हैं, फ्लोएम और जाइलम ऊतक पाए जाते हैं, श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। कुछ तंत्र ही होते हैं, जटिल नहीं होते, सीमित तंत्र होते हैं। वो ज्यादातर मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में पोषक पदार्थों को ले जाने का कार्य करते हैं। अब ये बात जंतुओं में है, तो जंतुओं में अंग और अंग तंत्र अधिक विकसित होते हैं, जिसके कारण उनमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है और वो वातावरण के प्रति अनुकूलित उनको बनाती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा ऊतक किसे कहते हैं और पौधे और जंतु के ऊतक में क्या क्या अंतर है। हमने पढ़ा स्थिरता के आधार पर, वृद्धि के आधार पर और अंग तंत्र के आधार पर पौधों के अंदर कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं, इनके बारे में अब इसके रूप में अगले क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे विभज्योतक पादप ऊतकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।